ठीक है, तो डिपार्टमेंट फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? डिपार्टमेंट फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस जनरेटेड बाय ईच डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट फाइनल अकाउंट में हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे? तो यहां पर हमें डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे इनकम रिकॉर्ड करेंगे जो डिविजिबल नहीं होंगे अमंग ऑल द डिपार्टमेंट ऑन रीजनेबल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये मेरा जो इनकम है, ये इनकम किसी एक डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मेरे इन्वेस्टमेंट का इनकम है। And such income should be recorded in general P&L account credit side. General P&L account debit credit side. Director fees, auditor fees, ये कुछ ऐसे खर्चे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जनरली ये डिवाइड नहीं किए जा सकते, तो ऐसे खर्चों को जनरल P&L के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। Is it clear? तो write down in the next line. In the next line. नीलेश म्यूट करो यार। While preparing department trading and department P&L account, while preparing department trading account and department P&L account, all the expenses and incomes should be divided among all the departments, on reasonable basis, full stop. The expenses and incomes which cannot be divided among all the departments on reasonable basis. Such expenses and incomes should be recorded in general profit and loss account. Should be recorded in general profit and loss account. नीचे लिखो, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट salary to be divided among all the department based on number of employees in each department. Rent, area occupied
by each department. Electricity. Unit consumed by each department or area occupied by each department. Expenses related to sales. Divided in sales ratio. Example, discount allowed, bad debts, advertisement, selling and distribution expenses, सेल्समैन कमीशन, वो सब इसमें आ जाएगा. कैरेज आउटवर्ड यहाँ पर लिख सकते हो. कैरेज इनवर्ड, परचेज रेशियो, लिखा यहाँ तक. Yes. Expenses which cannot be divided among the department on reasonable basis should be transferred to general P&L. Example, director's fees, auditor's fees, interest on debentures, expenses and income ऐसा लिख देना. Incomes, interest received on investment, तो टैक्स कैसे आएगा? टैक्स क्या? Ability. टैक्स NPBT ratio of all the departments. जिस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ज्यादा उस डिपार्टमेंट में ज्यादा टैक्स, जिस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कम उस डिपार्टमेंट का टैक्स कम. हो गया, लिख लिया इतना.
तो ये सब हमने जो पढ़ा ना, ये सब सिंपल था। अब मेन इंपॉर्टेंट थियरी, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। से फॉर एग्जांपल देयर आर टू डिपार्टमेंट्स, ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट। प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया आप लोगों को? प्रोसेस कॉस्टिंग यस हाँ सर। सर। वेरी गुड। चलो अब मेरे लिए समझाना इजी, सीपीटी बैच में भी हो गया ना? हाँ। ओके, तो से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबी लिमिटेड। अब इस कंपनी के दो डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदता है, इनिशियल उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो गुड्स ट्रांसफर करता है बी डिपार्टमेंट को। बी डिपार्टमेंट फाइनल फिनिश गुड्स बनाकर मार्केट में सेल कर रहा है। तो पहले रॉ मटेरियल खरीदा किसने? ए ने। उसको प्रोसेस करके ए ने ट्रांसफर किसको किया? बी को। मतलब ए ने बी को गुड्स दिया, तो ए बी को गुड्स देगा, तो ऐसे ट्रांसफर को कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ऐसे ट्रांसफर को कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। इन सच केस एंट्री विल बी, जिस डिपार्टमेंट को गुड्स मिला वो अकाउंट डेबिट होगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। और रिसीविंग डिपार्टमेंट को कहते हैं ट्रांसफरी। ट्रांसफरी डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर डिपार्टमेंट अकाउंट। अब प्रोसेस कॉस्टिंग आपने पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन मार्क माइंड में नहीं आ रहा है कि क्यों ट्रांसफर हो रहा है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग एक डिपार्टमेंट गुड्स प्रोसेस करके दूसरे डिपार्टमेंट को देता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट को देता है। तीनों का अलग अलग अकाउंटिंग करते हैं। अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा होगा तो सर ने हर एक का अलग अलग यूनिट कंज्यूम्ड अलग से कैलकुलेट कराया होगा। तो ए डिपार्टमेंट अपना बुक्स ऑफ मेंटेन करेगा, बी डिपार्टमेंट अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। इनफैक्ट आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में ऐसा भी पढ़ा होगा कि जब डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर करता है तो प्रॉफिट मार्जिन लेकर ट्रांसफर करता है। पढ़ा था। सो ये जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, दिस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कैन बी एट कॉस्ट प्राइस, दिस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कैन बी एट सेलिंग प्राइस। अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस से हुआ है तो ये एंट्री कॉस्ट प्राइस से करना, अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सेलिंग प्राइस से हुआ है तो ये एंट्री सेलिंग प्राइस से करना। ठीक है, अब समझो, अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मान लो सेलिंग प्राइस पर हुआ है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सेलिंग प्राइस पर हुआ, यही एग्जांपल लेकर चलते हैं। ए लिमिटेड ने 1,00,000 का गुड्स, अपना प्रॉफिट मार्जिन 20% ऐड किया और 1,20,000 में बी डिपार्टमेंट को दे दिया। तो बी डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट कितना होगा? बी डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट कितना होगा? 1,20,000। बाकी सब लोग चैट के थ्रू प्लीज रिस्पॉन्स करो। सो बी लिमिटेड का कॉस्ट इज 1,20,000। मान लो ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इवेंट बी लिमिटेड ये गुड्स सोल्ड नहीं कर पाया, तो कैन आई से बी लिमिटेड के गोडाउन में, बी लिमिटेड के गोडाउन में ये एज अ स्टॉक पड़ा होगा। ओके, सो कैन आई से बी लिमिटेड बोलेगा उसका क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है। बी लिमिटेड बोलेगा उसके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 1,20,000 है। तो जब बैलेंस शीट बनेगा कंपनी का, ए बी लिमिटेड का, तो ए बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,20,000।
तो अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो गुड्स, अरे ए लिमिटेड वर्ड यूज कर रहा हूं, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट, जो गुड्स ए डिपार्टमेंट ने 1 लाख में खरीदा था, कहना इसे कंपनी का कॉस्ट, कंपनी का कॉस्ट 1 लाख है, तो एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट closing stock should be recorded at cost or market price, whichever is less. Based on that, AB Limited cannot record its closing stock at 120. कंपनी का कॉस्ट कितना है, एक सेकेंड ना बच्चा लोग, सो सॉरी बच्चे आ गए थे डिस्टर्ब करने के लिए। सो कंपनी का कॉस्ट 1 लाख है, तो कंपनी अपने बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक 120 रिकॉर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकती, सिंपल यार, कंपनी का कॉस्ट 1 लाख है। आई एम नॉट सेइंग बी लिमिटेड का कॉस्ट 1 लाख है, बी लिमिटेड का कॉस्ट 120 ही है, लेकिन जब यही कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाएगी तो बैलेंस शीट में वो क्लोजिंग स्टॉक 120 रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इसके अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूड है ए डिपार्टमेंट का, 20,000. That profit is not realized by company. Such profit is known as unrealized profit. ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें कैंसिल करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमें कैंसिल करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर बाय पासिंग द एंट्री जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। आराम से समझेंगे, मैं पूरा प्रेजेंटेशन यहां पर दे रहा हूं। ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट ने गुड्स परचेज किया, कॉस्ट 10 लाख समझो, प्रॉफिट मार्जिन 20% अपना लिया, सेलिंग प्राइस 12 लाख, 20 लाख नहीं, 2 लाख नहीं सर, 20,000 प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का वैल्यू गलत लिखा है। अरे बच्चा 20% निकाल, 2 लाख ही आएगा। 10 लाख लिया सर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, तो बी लिमिटेड बोलेगा उसका कॉस्ट 12 लाख। These goods are not sold till balance sheet date, that is closing date. Therefore, closing stock is equal to 12 lakh. क्लोजिंग स्टॉक इसका हो जाएगा 12 लाख का। So this include unrealized profit of department A, that is rupees 2 lakh, और इससे हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। सर ये एंट्री पास करना कंपलसरी है क्या? यस, ये एंट्री पास करना ही पड़ेगा। क्यों? देखो अगर ऐसा नहीं होने लगा तो लोग क्या करेगी, कंपनी मैनिपुलेशन करेगी। कंपनी मैनिपुलेशन कैसे करेगी? अपने सारे गुड्स ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देगी। समझो 100 करोड़ का गुड्स 120 करोड़ में ट्रांसफर कर दिया, ए डिपार्टमेंट के P&L अकाउंट में 20 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर दिया,
और बी डिपार्टमेंट में ये स्टॉक एज अ क्लोजिंग स्टॉक डिस्क्लोज कर दिया 120 करोड़। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में 120 करोड़, क्रेडिट में भी 120 करोड़, और बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट में अपना ही सामान एज अ क्लोजिंग स्टॉक 120 करोड़ में दिखा दिया, और बैलेंस शीट में P&L 20 करोड़ लिख देंगे। लोगों को लगे ओ हो कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, अपना ही डिपार्टमेंट से गुड्स दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी ऐसा ना कर सके, इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी गुड्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एट सेलिंग प्राइस, जितने भी गुड्स ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट एट सेलिंग प्राइस, अगर वो गुड्स अभी भी अनसोल्ड हैं बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट, तो उस गुड्स का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल किया जाता है। ये एंट्री जैसे ही आप पास करोगे, जनरल P&L डेबिट, तो P&L में से 2 लाख माइनस, मतलब यहां पर 20 करोड़ माइनस, तो प्रॉफिट नील, और क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस स्टॉक रिजर्व 20 करोड़, तो आपके बुक्स में बैलेंस शीट में स्टॉक 100 करोड़ पर आ जाएगा। मतलब जो पोजीशन में आपने खरीदा था वही पोजीशन में बैलेंस शीट में आ गया। तो ऐसा अनरियलाइज प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व की एंट्री कब करोगे आप एग्जाम में? स्टॉक रिजर्व की एंट्री कब करेंगे? जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर कर रही है, और दूसरा कंडीशन, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसने गुड्स अब तक बेचा नहीं है, वो गुड्स अभी भी उसके क्लोजिंग स्टॉक में गोडाउन में पड़े हुए, तो हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। हाँ, अब डाउट पूछो। सर अगर बैलेंस शीट में स्टॉक रिजर्व लायबिलिटी में नहीं दिखा सकते क्या? नहीं, वो स्टॉक में से माइनस करते बच्चा, वो लायबिलिटी थोड़ी ना है। नहीं मतलब ऐसे इससे स्टॉक 120 दिखा देते, इससे 20। अरे वो लायबिलिटी है क्या? नहीं सर। तो क्यों वहां पर ऐसा करूं? अच्छा, ऐसा लिखूं, डेटर इधर लिखूं, RDD इधर लिखूं? नहीं। क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? क्रेडिटर इधर लिखता हूं, उस क्रेडिटर का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इधर लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? एक काम करते हैं, कैपिटल इधर लिखते हैं, ड्राइंग इधर लिख देते हैं। एक काम करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स यहां पर लिखेंगे, डेप्रिसिएशन यहां पर लिख देंगे। नहीं सर, जो जिसके साथ है उसके साथ रहने। अपने मन से हम कैसा भी नहीं कर सकते ना, साथ साथ अच्छा लगता है ऐसा नहीं, वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टॉक से जुड़ा हुआ स्टॉक रिजर्व, वो स्टॉक से माइनस हो जाएगा। स्टॉक अलग रखोगे, स्टॉक रिजर्व अलग, ऐसा नहीं होता है। ओके सर। ओके, सर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का असली रीजन क्या? असली रीजन क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस क्या हो गया? प्रोसेस में तो फर्दर प्रोसेस होता है ना सर? हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ ना, ए डिपार्टमेंट ने बी को बेचा, सॉरी बी को दिया, और बी ने फर्दर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाकर बेचा। ओके। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा ऐसा समझो ना, ए डिपार्टमेंट जो गुड्स बेच रहा है, बी डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा कस्टमर आया जिसको उस गुड्स की रिक्वायरमेंट है, तो बी डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि तू गुड्स मुझे दे, मैं मेरे कस्टमर को दे दूंगा। देयर कैन बी वेरियस रीजन। वन रीजन जो आपको इजीली समझ में आ जाए, मैंने वो दिया, प्रोसेस कॉस्टिंग। उसमें मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ा, क्योंकि आपके पहले माइंड में चल रहा है कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोसेस में गुड्स ट्रांसफर होता है। सर ऐसा भी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट एक परचेज डिपार्टमेंट और बी सेल्स डिपार्टमेंट। वैसा भी होता है, यस, वैसा भी होता है। एक डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज का काम कर रही है, एक डिपार्टमेंट सिर्फ बेचने का काम कर रही है। ओके। ठीक है, तो पहला ये हेडिंग दो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। जहां पर 2 पेज है वो तो खत्म हो गया होगा, वहां पर मत लिखना। सम सॉल्व किया था ना, सर हाफ पेज बचा है अभी। वो हाफ पेज में कुछ आएगा नहीं, जाने दो, आ जाओ, आधा पेज जाने दो। जहां पर सम सॉल्व किया था ना, उसके बाद हेडिंग देना, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो इसको कितना टाइम, मतलब पेज लगेगा, पूरा पेज लगेगा? बेटा ये भी लिखवाऊंगा ना, ये भी लिखवाऊंगा ये। ओके।
heading the inter-department transfer. Write down. If the goods have been transferred from one department to another department, then such transfer is known as inter-department transfer. Full stop. Inter-department transfer can be at cost price or at selling price. Journal entry. ये ट्रांसफरी मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट. Transferee department account debit to transferor department. Yes, sir. अब ये पूरा कॉपी करो. ये डायग्राम सर. पूरा 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 स्टार्टिंग से हेडिंग दो स्टॉक रिजर्व. ओके. इतने दिन से बिना क्रिकेट रहा ना है कि ये गंदा कपड़ा पहन के
चलो अभी स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। बच्चा लोग अभी मैंने यहाँ पर ना कितना इजीली बता दिया कि इस 12 लाख के अंदर 2 लाख अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये एंट्री कर दो। बट थिंक बी डिपार्टमेंट सिर्फ ए डिपार्टमेंट से गुड्स नहीं खरीद रहा होगा। इट माइट पॉसिबल बी डिपार्टमेंट मार्केट से भी गुड्स परचेज कर रहा है, तो उसके पास गोडाउन में जो गुड्स पड़ा होगा उसमें से कुछ गुड्स ए डिपार्टमेंट का होगा और कुछ गुड्स मार्केट से लिया होगा। तो जो गुड्स बच्चा लोग मार्केट से लिया हुआ है वो तो बी डिपार्टमेंट का कॉस्ट है और वही कंपनी का भी कॉस्ट है। लेकिन जो गुड्स उसे बी डिपार्टमेंट से मिला है दैट इज नॉट कॉस्ट टू कंपनी, दैट इज कॉस्ट टू बी डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के गुड्स में स्टॉक रिजर्व इंक्लूड है। यस और नो? यस सर। तो अब अपने को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कितने क्लोजिंग स्टॉक में से इंटर डिपार्टमेंट का गुड्स है और कितना आउटसाइड मार्केट का गुड्स है, एक चीज। सेकेंडली अभी मैंने कितना इजीली बता दिया, प्रॉफिट मार्जिन 20% था, इसका 2 लाख ही हो गया। लेकिन मान लो यहां पर जो गुड्स है उसका वैल्यू 3 लाख है और हमें मार्जिन नहीं मालूम है कि ए डिपार्टमेंट क्या प्रॉफिट मार्जिन लेकर गुड्स देता है। तो इस 3 लाख रुपए के गुड्स में ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इस 3 लाख पर मैं जीपी मार्जिन अप्लाई करूंगा ए डिपार्टमेंट का। तो मुझे ए डिपार्टमेंट का जीपी मार्जिन भी फाइंड आउट करना होगा। सो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम 3 स्टेप में स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ जीपी मार्जिन ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ जीपी मार्जिन ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है उसका जीपी मार्जिन पहले कैलकुलेट करो, उसका जीपी मार्जिन कैलकुलेट करो। तो रेशियो टॉपिक हो हुआ गया है? हो गया गया है। है। वेरी गुड। जीपी अपॉन से जीपी अपॉन ओके नेट Net सेल्स sales। इनटू 100 करते थे। हाँ सर। चलो अब कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं इस फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन भी कराऊंगा, तो रीजन मालूम होना चाहिए क्यों। तो बच्चा लोग हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट में आता था ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बाय सालेस, बाय क्लोजिंग स्टॉक। जब ये क्लोज करते थे तो जीपी आता है। तो ध्यान से समझो, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर है, परचेज कॉस्ट पर है, फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्ट पर है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर है, सब कुछ कॉस्ट पर है, लेकिन सेल्स सेलिंग प्राइस पर है। तो मेरे प्रॉफिट कमाने का जरिया सिर्फ सेल्स है। तो फॉर्मूला बन गया जीपी अपॉन सेल्स। लेकिन जब मैं बोलता हूं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इज एट सेलिंग प्राइस, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इज एट सेलिंग प्राइस, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी आ जाएगा एट सेलिंग प्राइस। तो अब मेरे प्रॉफिट कमाने का दो जरिया है, सेल्स और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो मेरा जीपी कमाने के लिए फॉर्मूला जीपी अपॉन सेल्स नहीं होगा, जीपी अपॉन सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इनटू 100। फॉर्मूला मैं काय को चेंज की, वो लॉजिक के साथ समझने की, समझी? यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना। आपको धर्मेश सर ने शायद रेशियो टॉपिक पढ़ाया था, तो धर्मेश सर ने फॉर्मूला कराया जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, बराबर है। तो सर ने जो बताया था ना, वो डिपार्टमेंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया था, ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था।
और कंपनी की बुक में कभी भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर रिकॉर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कंपनी पूरा पिक्चर बताती है ओवरऑल। लेकिन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में मैं एक डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, तो जो डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दो चीज लिखेगा, बाय सेल्स, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो उसके जीपी में प्रॉफिट कमाने का दो जरिया है, दो सोर्स है। वो प्रॉफिट सेल्स के थ्रू भी कमा रहा है और ट्रांसफर करके भी कमा रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला विल बी जीपी अपॉन नेट सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ओके, समझा सर। इसके बाद सेकेंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट received from transferor department। अब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव फ्रॉम ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। तो ये देखो यहां पर जो मैंने एग्जांपल दिया कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक में ना दो जगह का गुड्स होगा, ए डिपार्टमेंट का और मार्केट का। तो आप मुझे बताओ स्टॉक रिजर्व किसके अंदर इंक्लूड है, मार्केट वाले गुड्स में या ए डिपार्टमेंट में? ए डिपार्टमेंट। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि टोटल क्लोजिंग स्टॉक में से बी डिपार्टमेंट के टोटल क्लोजिंग स्टॉक में कितना ए का है, बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना ए का है, बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना ए का है। तो बी इज अ रिसीविंग डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट में कितना ट्रांसफरर वाला गुड्स है वो कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। सर ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चा लोग ये तो सिंपल है ना, देखो ना, इधर से मत समझो 10 लाख का खरीदा, मार्केट से 5 लाख का खरीदा, और एट द एंड ऑफ द ईयर 3 लाख बचा है। कुछ बताया नहीं है कि ये ए वाला गुड्स है या परचेज किया हुआ गुड्स है। तो मैं अज्यूम करूंगा जिस रेशियो में मार्केट और डिपार्टमेंट से लिया है उसी रेशियो में क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा। ये मेरा अजम्पशन है। अब अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया कि 3 लाख में से 2,50,000 का गुड्स ए डिपार्टमेंट का है, ए भाई म्यूट करना रे, राधे राधे राधे। क्वेश्चन में अगर क्लियर कट बोला ही कि 3 लाख में से 2,50,000 ए का है, 50,000 मार्केट का है, तो फॉलो करो। लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो जिस रेशियो में हमने इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर और मार्केट से लिया है, उस रेशियो में क्लोजिंग स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन करना है वो तो क्वेश्चन में समझेगा। फिलहाल आपके माइंड में चलना चाहिए कि हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि कितना गुड्स हमें ट्रांसफर डिपार्टमेंट से मिला, और फिर अप्लाई करना थर्ड स्टेप। स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक as per step 2 into GP margin as per step 1। जो आ जाएगा उससे वो एंट्री पास करेंगे जो हमने यहां पर पढ़ा, जनरल पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व। तो यहां तक लिख लिया था जनरल पीएनएल टू स्टॉक रिजर्व। हाँ। अब इसके नीचे लिखो, इसके नीचे नोट, the above entry will be passed, the above entry will be passed only if following two conditions are satisfied, only if following two conditions are satisfied।
नेक्स्ट टाइम लिखो फर्स्ट, one department should transfer goods to another department at selling price. एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स देना चाहिए सेलिंग प्राइस पर. अगर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कॉस्ट पर हुआ है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व जैसा कोई कॉन्सेप्ट रह ही नहीं जाएगा. शायद आप लोगों ने विंडो ड्रेसिंग वर्ड सुना होगा. विंडो ड्रेसिंग यस सर, ऑडिट में. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तो विंडो ड्रेसिंग ना हो सके इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, वरना लोग ऐसे ही करेंगे. एंड सेकेंड, such goods are still unsold by receiving department. Such goods are still unsold by receiving department. जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही वो एंट्री करेंगे, और उसके लिए ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे. कॉपी करो तीनों स्टेप. और अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना. नेक्स्ट स्लाइड लो. डन सर. तो अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे. कुछ डाउट है किसी को, पूछ लो.
चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 14। Question number 5, page number 1414. Okay, information. Green company has two departments, P and Q. दो डिपार्टमेंट है, P and Q. आगे इंफॉर्मेशन दिया है, P sells goods to department Q at normal selling price. Underline normal selling price. Normal selling price. Inter-department transfer is at selling price. From the following, थोड़ा following टाइप करने में थोड़ा एरर हो गया है. From the following particulars, prepare department trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2004. आपको डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट बनाना है 31st March 2004 के लिए, एंड ऑल्सो द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. और नेट प्रॉफिट भी पता करना है जो बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब जनरल पीएनएल बनाना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपको डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू का डिटेल दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है. गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट पी, पी ने गुड्स दिया है क्यू को 7 लाख का गुड्स. फिर वेजेस दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया है डिपार्टमेंट वाइज, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, अंडरलाइन एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट. बच्चा लोग ये दो सेंटेंस ध्यान से देखना, कॉस्ट टू कंपनी एंड कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, दोनों में बहुत अंतर है. यस कॉस्ट टू कंपनी स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा, और कॉस्ट टू डिपार्टमेंट मतलब स्टॉक रिजर्व आएगा. कॉस्ट टू कंपनी मतलब वो कंपनी का ही कॉस्ट दे रहे हैं, उसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है. और कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बोला मतलब उसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो सकता है. ओके, फिर आगे दिया है सेल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट वेयर नॉट अपोर्शन्ड. दोनों डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कुछ खर्चा जो अब तक अपोर्शन नहीं किया है. सैलरी है, एडवर्टीजमेंट है, जनरल एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन 25% ऑन द मशीनरी, वैल्यू ऑफ 48,000. तो 48,000 का मशीनरी, उसका 25% मतलब 12,000. 12,000 का डेप्रिसिएशन भी है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन. एडवर्टीजमेंट इसकी बात कर रहे हैं, बी पॉइंट की, इन द टर्नओवर रेशियो. ओके, तो ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करो, ऐसा बोल रहा है. सैलरी 2:1, ओके, ये 2:1 में कर डालूंगा. डेप्रिसिएशन 1:3, ये जो 12,000 निकाला इसको 1:3 में कर दूंगा. और जनरल एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. जनरल एक्सपेंस को 3:1 में कर देंगे. मतलब सारा डिटेल दे ही दिया है, तो कोई भी जनरल पीएनएल में ये सब नहीं जाएगा क्योंकि सब डिवाइड कर सकता हूं. आगे क्या दिया है, हो गया क्वेश्चन. तो चलो बच्चा लोग एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं. डिपार्टमेंट ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट. लास्ट का 5-6 लाइन जनरल पीएनएल, बाकी पूरा पेज डिपार्टमेंट ट्रेडिंग और पीएनएल के लिए यूज करेंगे. चलो फटाफट लाइन मारो, आपका फेवरेट काम.
और मैं बाजू में छोटा सा जनरल पीएनएल बना दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड ब्ला 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 ब्ला। डिपार्टमेंट का नाम ए और बी था। पी और क्यू। पी और क्यू। देखा मेरा तुम लोगों से जल्दी हो गया लाइन मार के। एक्सपीरियंस सर। इसी चीज का मुझे एक्सपीरियंस है और किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं। बहुत एक्सपर्ट हो सर आप इसमें। यही आता है मुझे लाइफ में और कुछ नहीं आता है। बच्चा लोग हो जाए तो बोलना, फिर स्टार्ट करेंगे साथ में। डन। जनरल पीएनएल बच्चा लोग सिंगल कॉलम, इनर आउटर कॉलम जैसा करना है तो चलेगा, अदरवाइज एक ही कॉलम। ओके, अब मैं मुझे बार बार क्वेश्चन नहीं चेंज करूंगा, तो कोई एक क्वेश्चन रीड कर सकता है जिसके घर पर बैकग्राउंड से अलग अलग किस्म की आवाजें ना आए। यस, एनीवन? कौन? सर्वेश हाँ, सर्वेश। चल बेटा स्टार्ट कर, बोल। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट P 1 lakh, 1 लाख। डिपार्टमेंट क्यू nil. ओके, नेक्स्ट। Purchases 23 lakh and 2 lakh. Goods from department P. बच्चा लोग गुड्स ट्रांसफर होगा ना तो उसका एंट्री क्या होगा? जिसको मिला उसका अकाउंट डेबिट और जिसके पास से गया उसका अकाउंट क्रेडिट। तो दोनों जगह इफेक्ट आएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो डेबिट में बच्चा लोग लिखोगे टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ऐसे क्रेडिट में भी पहला लाइन बाय सेल्स और फिर लिखो बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। पी ने दिया तो पी के क्रेडिट में जाएगा, क्यू को मिला तो क्यू के डेबिट में आएगा। Yes. इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, पी के क्रेडिट में, क्यू के डेबिट में। Yes, sir. नेक्स्ट, Wages वेजेस 1 lakh and 1,60,000. 1 lakh and 1,60,000 to wages 1 lakh 1,60,000। अभी P&L में टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सो बच्चा लोग ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लीव 2 to 3 लाइंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000 and 1,40,000. टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, वापस बोल अमाउंट।
10,000 and 1,40,000. 10,000 and 1,40,000. सबके पास टेक्स्ट बुक है तो टेंशन नहीं है, आप देखते रहो टेक्स्ट बुक में और लिखते जाओ. नेक्स्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बाद Closing stock at cost to the department. बाय क्लोजिंग स्टॉक 5 lakh and 1,80,000. 5 lakh and 1,80,000. 5 lakh and 1,80,000. Next, Sales 23 lakh and 15 lakh. 23 lakh, 15 lakhs. To printing and stationery 20,000 and 16,000. To printing and stationery 20,000 and 16,000. Next, Trial balance complete हो गया. ट्रायल बैलेंस के बाद पहला, Salaries 2 अब lakh वो एक्चुअली पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं था, इट वाज अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये भी सब ट्रायल बैलेंस के पार्ट है जो ऊपर नीचे दिए गए. हाँ, क्या दिया? टू, Salaries 2,70,000. और कुछ रेशियो भी दिया है. हाँ सर 2:1. 1,80,000 and 90,000. Advertisement expense Sales ratio 23:15. 23:15. Sorry. बोलो. 54,474. 54,474. 35,526. 35,526. 54,474 and 35,526. Yes sir. एडवर्टीजमेंट के बाद नेक्स्ट, General expense 8 lakh. रेशियो क्या दिया था? 3:1. 6 lakhs and 2 lakh. डिप्रिशिएशन के लिए रेशियो क्या दिया? 25%. The 48,000 machinery का value. रेशियो 1:3. चलो बच्चा लोग, सारा पोस्टिंग हो गया, क्लोज करो. First 10 lakh. Second gross profit 6,20,000.
सेकंड का सर नेट प्रॉफिट है 1,29,474 129 474 क्यू डिपार्टमेंट का। One lakh 32,526. 132 526. Okay. बच्चा लोग ऐसा इनर कॉलम में दिखाना और टोटल आउटर कॉलम में ले लेना, जनरल पीएनएल के क्रेडिट में। जनरल पीएनएल के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट। $132,526 and $129,474. 2,62,000. $2,62,000। ठीक है, अब हमें स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो बच्चा लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये 3 स्टेप फॉलो करने का है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी मार्जिन ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। तो मेरे एग्जांपल में ट्रांसफरर पी है। फर्स्ट स्टेप, calculation of GP margin of P department formula GP upon नेट सेल्स प्लस net sales plus inter department transfer into 100. So GP अपना डिपार्टमेंट पी का है 10 लाख अपॉन सेल्स अमाउंट है 23 लाख प्लस 7 लाख। So GP margin is 33.333%. ये अपना पहला स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। Received from transferee department. Sorry, received from transferer department. चलो ये पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा।
amount of closing stock received from transferor department. हर्षद का 84,000 आया. बाकी सब जवाब दो भाई. चलो देखो अभी. परचेज क्यू ने 2 लाख का किया. इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर 7 लाख का है. सो टोटल इसके पास स्टॉक है 9 लाख का. अब एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक है 1,80,000 का. तो अगर 9 लाख में से 7 लाख इंटर डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करता है तो 1,80,000 में से इंटर डिपार्टमेंट कितना रिप्रेजेंट करेगा? क्लियर कट मैंने रेशियो भी बता दिया था, इन द रेशियो ऑफ परचेज एंड इंटर डिपार्टमेंट, तो भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग. नीलेश और यश का तो 5 लाख समथिंग है, जबकि स्टॉक ही 1,80,000 है. चलो कम से कम उन दोनों ने ट्राई करके बताया तो. थर्ड स्टेप, स्टॉक रिजर्व इज इक्वल टू 1,40,000 into 33.33%. थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 ऐसा पूरा ले लेना. इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लेना. For this entry will be general P&L to stock reserve. जनरल P&L के डेबिट में टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट. अरे एक बार वो स्टेप 3 देखना. लास्ट स्लाइड लगाओ. हाँ करता है, एक सेकेंड. टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट.
2,15,333 सर। देखो एक प्रीतम ने क्वेश्चन पूछा है, सब लोग पढ़ लो एक बार पहले। पढ़ लिया सबने वो क्वेश्चन जो उसने पूछा? अब मैं उसका आंसर दे रहा हूं। बच्चा लोग, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है। प्रीतम, इज इट क्लियर? कोई गवाह? हाँ ऐसा होगा। सर एक बार पीछे करो ना। इससे ये भी स्लाइड, पीछे से ये वाला। यही। हाँ हाँ यही वाला। सर, हम लोग ने नेट क्लोजिंग स्टॉक कितना ट्रांसफर किया ना, वो निकाल लिया था गलती से। नेट क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहे हो आप? सर, नेट कितना ट्रांसफर किया था ना पी डिपार्टमेंट ने, वो कैलकुलेट कर लिया था हम लोग ने गलती से। सर वो सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। 5 लाख जो आप हाँ, बताए लेकिन मैं थे ना वही सर, सोच रहा वो हूँ, तो वाला। लेकिन वो कैसे 5 लाख क्या? सर वो गलत था एक्चुअली, वो डिवाइड बाय 133 इंटू 100 कर दिया था, तो वो नेट आया था। हम्म, ठीक है, चलो समझा ना अभी? हाँ सर। चलो ठीक। हम्म 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 हम्म। चलो ये करते हैं, क्वेश्चन 3। Question 3. From the following extract from the books of BN Pai, prepare department trading account, general P&L account for the year ended 31st October 2003, and the balance sheet as on that date after adjusting unrealized department profit. After adjusting unrealized departmental profit. ठीक है, आपको कैपिटल दिया है, लाइबिलिटी, बिल्डिंग, असेट्स, फर्नीचर, असेट्स, opening stock, trading account, purchase, trading account, sales, trading credit, general expense, P&L, sundry debtor, assets, creditor, liability, drawing less from capital, cash at bank, assets. तो यहां तक तो आपको सब आता ही होगा, कुछ नई चीज मैंने नहीं सिखाई अब तक। अब देखो क्या दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए ₹130, including goods from department B 40,000। क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट का है ना, क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का 1,30,000 है।
इसमें डिपार्टमेंट बी का 40,000 है, डिपार्टमेंट ए के क्लोजिंग स्टॉक में टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 130, इसमें बी का है 40,000, तो जनरल मार्केट का होगा 90,000। मतलब वो जो सेकेंड स्टेप हम करते थे ना, सेकेंड स्टेप, यहां पर उन्होंने सेकेंड स्टेप का बाइफरकेशन डायरेक्टली दे दिया। एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए, रिजर्व नहीं है सर। इट मींस इसके अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए बोला है, बी जब गुड्स देगा तो बी के लिए सेलिंग प्राइस होगा, ए के लिए वही चीज कॉस्ट प्राइस होगा। तो ए बोलेगा मेरे गोडाउन में जो गुड्स है वो मेरे कॉस्ट पर है, लेकिन बी के लिए वो सेलिंग प्राइस है, मतलब कंपनी का वो सेलिंग प्राइस है। सबको समझा? सर रिपीट करो। हम किसके गोडाउन में हैं? ए के गोडाउन में। ए के गोडाउन में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 130। तो क्लोजिंग स्टॉक ए के लिए कॉस्ट पर ही वैल्यूड होता है, जिसमें से कुछ गुड्स उसको बी ने दिया है जिसका वैल्यू 40,000 है। तो ये 40,000 ए का कॉस्ट है, लेकिन बी का तो सेलिंग प्राइस होगा ना। अरे यस और नो? यस सर। जिसने डाउट पूछा वो रिप्लाई कर देने का इमीडिएटली। सिमिलर टू दैट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी 260, डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक है 2,60,000, इंक्लूडिंग गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट ए 90,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। बी के कॉस्ट पर है, मतलब ए का ये सेलिंग प्राइस होगा, तो इस 90,000 के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। तो इतना सेंटेंस पढ़कर पता चलना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को गुड्स दे रहे हैं और ले रहे हैं। ए बी को दे रहा है, बी ए को दे रहा है, दोनों एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। पॉइंट 2, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट ए includes transfer of goods to department B at the value of 2 lakh, and sale of department B include transfer of goods to department A value 3 lakh, both at the market price to transferor department। दोनों ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, मतलब जिसने गुड्स ट्रांसफर किया है, जिसने गुड्स ट्रांसफर किया है उसके मार्केट प्राइस पर है, मतलब सेलिंग प्राइस पर है। तो सेल ऑफ डिपार्टमेंट है, देखो सेल 20 लाख, इसके अंदर इंक्लूड है डिपार्टमेंट बी को गुड्स बेचा है 2 लाख का, मतलब मार्केट में बेचा होगा 18 लाख का। यस और नो? सिमिलर टू दैट, डिपार्टमेंट बी ने 3 लाख का गुड्स बेचा है ए को, इसमें 3 लाख का ए को दिया है, तो 29 लाख मार्केट का होगा। यस और नो? यस सर। बाइफरकेशन में कोई डाउट? हम रिकॉर्ड करते वक्त सेल्स अलग रिकॉर्ड करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर अलग रिकॉर्ड करेंगे। इन्होंने कंबाइन दिया, टोटल 20 लाख है, बट लिखते वक्त मैं 2 लाख 18 लाख अलग अलग लिखूंगा। चलो नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी इंक्लूड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 and 15,000 taken from department B and department A। ओपनिंग स्टॉक की अब बात कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट A and डिपार्टमेंट B includes goods for the value of 10 and 15 taken from department B and department A respectively at cost to transferor department, cost to transferor department, transferor
जिसने ट्रांसफर किया उसके कॉस्ट पर है, हाँ सर। मतलब Reason- इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। नहीं समझा? ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर कर रहा है तो उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा ही नहीं ना। अनरियलाइज प्रॉफिट कब होता है? जब ट्रांसफरर सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर करता है। अरे यस और नो? यस Yes sir। तो ये इंफॉर्मेशन इग्नोर करेंगे। टाइम पास करने के लिए दिया है, बोंदू बनाने के लिए दिया है, बोंदू बनाने के लिए, बोंदू नहीं बनने का, इग्नोर करने का। ये इंफॉर्मेशन तब यूजफुल होता जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सेलिंग प्राइस पर हुआ होता। अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर सेलिंग प्राइस पर हुआ होता तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूजफुल होता। बट सिंस द इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर इज एट कॉस्ट प्राइस, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी इग्नोर्ड। फिर बोला लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 5% और फर्नीचर पर 10%, दोनों पर टिकड़ी मार दो। अब इतना क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए ट्रायल बैलेंस टैली होता है और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। इंटर डिपार्टमेंट का ये एक एक इफेक्ट यहां से मिल गया। क्रेडिट में देखो सेल्स के अंदर इंक्लूड है ऐसा बोला है, सेल्स के अंदर इंक्लूड है ऐसा बोला है, तो डेबिट साइड अलग से कहां पर है? कहीं पर दिख रहा है? डेबिट साइड टेक्स्ट बुक में देखो कहीं पर दिख रहा है? अलग से कहीं नहीं है। इट मींस परचेज के अंदर इंटर डिपार्टमेंट इंक्लूड है। इस परचेज का दो टुकड़ा हो जाएगा। सर बोला किधर है कि परचेज के अंदर इंक्लूड है? बच्चा बोला नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस टैली कब होगा? जब हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट आपने पास्ट में बराबर से दिया होगा। एक इफेक्ट अगर क्रेडिट पे दे दिया है तो डेफिनेटली दूसरा इफेक्ट डेबिट में दिया ही होगा ना, और डेबिट में अलग से नहीं दिख रहा है मतलब परचेज में इंक्लूड होगा। तो ए के परचेज में कितना इंक्लूड होगा? जल्दी बताओ, ए के परचेज में कितना इंक्लूड होगा? ए के परचेज में कितना इंक्लूड होगा? ए के परचेज में कितना इंक्लूड होगा? 2 लाख। चैट जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। इट विल बी 3 लाख और 7 लाख मार्केट से लिया होगा, क्योंकि ए जो गुड्स बेच रहा है वो ए को नहीं मिलता है, बी को मिलता है। तो ए को कौन सा गुड्स मिलेगा? जो बी बेच रहा है। सिमिलर टू दैट बी के परचेज के 15 लाख में 2 लाख 2 लाख इंटर डिपार्टमेंट होगा और 13 लाख मार्केट से परचेज होगा। ये सब बाइफरकेशन आप अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से करना, पेंसिल से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा लोग पहले पेज पर ट्रेडिंग और देखो जनरल एक्सपेंस डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग बनाना अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाइन का, और फिर जनरल पीएनएल अकाउंट बना देना 7-8 लाइन का। नहीं वो भी ज्यादा हो जाएगा, 7-8 लाइन, 6-7 लाइन, और फिर बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं।
हाँ स्टार्ट करें पोस्टिंग। मिस्टर पाई का बनाना ना बच्चा, सोल ट्रेडर है। हाँ सर। चलो स्टार्ट। पहला क्या दिया? कैपिटल 3 लाख। नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000। एडजस्टमेंट है। हाँ सर। डिप्रिसिएशन 5%। अमाउंट 1,25,000। 1,25,000। फर्नीचर 25,000। 10% depreciation है। फर्नीचर अमाउंट 25,000। नेक्स्ट। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए 30,000 एंड बी 40,000। डिपार्टमेंट ए 30,000 बी and 40,000। नेक्स्ट। Purchases 10 lakh and 15 lakh। अलग अलग 10 lakh। बाइफरकेट करने को मैंने बोला था। हाँ सर। 3 lakh and 7 lakh में। lakh and 30। Sales 20 lakh and 32 lakh। कितना? 20 lakhs and 32 lakhs। 20 लाख में भी 18 लाख हुआ होगा ना शायद। सर हाँ बाइफरकेट सर। होगा ना? हाँ 2 lakhs and 18 lakhs। बी में बी 2 lakhs। लिखा नहीं क्या जब डिवाइस करा था तो? सर लिखा है वो। 32 lakhs में 3 lakh and 29 lakhs।
जनरल एक्सपेंस 14 लाख. नेक्स्ट. Debtors 2 lakh. नेक्स्ट. Drawings. Creditors 1 lakh. One lakh. Drawings 2 lakh 80. P&L cash and bank 10 lakh. नेक्स्ट. With additional information. पहला इंफॉर्मेशन. Closing stock. ए का क्लोजिंग स्टॉक. जाने दो, नेटवर्क इश्यू है तो जाने दो. 1,30,000 और बी का 260. इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स आए. इनर कॉलम में रहने दो. इसमें से स्टॉक रिजर्व माइनस होगा और फिर आउटर कॉलम में जाएगा. पॉइंट नंबर 2 तो वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. वो हम ऑलरेडी यूज करके परचेज और सेल्स को डिवाइड कर सके. पॉइंट 3 इग्नोर एंड पॉइंट 4 डेप्रीशिएशन. चलो डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं. In case of land and building 5%, furniture 10%. चलो नेक्स्ट.
क्लोज करो, सारा पोस्टिंग हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। बी का 19,20,000। $20,000 to $70,000। हम्म, 11 lakh 11 लाख है is सर, 11 लाख है, 7 लाख नहीं। $16,11,250। बस बस बस, अभी तो स्टॉक रेशो निकालना है, कहाँ क्लोज कर दिया ये। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। पहला ए डिपार्टमेंट के लिए निकालते हैं। ए डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में कितना स्टॉक रिजर्व, इसके लिए स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ जीपी मार्जिन बी डिपार्टमेंट का, ऑफ बी डिपार्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ जीपी मार्जिन ऑफ बी डिपार्टमेंट, ए के गोडाउन में बी का गुड्स होगा तो बी का जीपी मार्जिन, तो बी 19,20,000 अपॉन 29 lakh plus 3 lakh into 100। $19,20,000 upon 32 lakh into 100। Second step, calculation of closing stock of A department received from B department। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिया है पॉइंट नंबर 1 में कि ए के क्लोजिंग स्टॉक 130 में 40,000 40,000 का गुड्स बी वाला है, and 90,000। गिवन। So third step, stock reserve is equal to 40,000 into 60%। ये मैंने ए डिपार्टमेंट का किया, आप करो बी डिपार्टमेंट का।
डिपार्टमेंट बी जीपी मार्जिन 55%. 55% और क्लोजिंग स्टॉक कितना था उसका? 90,000. 90,000. So 90,000 का 55%. 49,500. लिख दो जनरल पीएनएल के डेबिट में. जनरल पीएनएल के डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस. सो किसी ने बताया 15,37,750. 250. 15,37,750. So total 18,37,750. कितना आएगा ये? 15,57,750. हाँ सर. और ये 390 माइनस दिस 3,16,500. So tally. 16,57,750. सर पॉइंट नंबर 3 एक बार एक्सप्लेन करो ना, मेरा नेटवर्क चला गया था. पॉइंट नंबर 3 एडजस्टमेंट का. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी इंक्लूड. ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं. ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है. क्या इंक्लूड है? गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 10,000 and 15,000 taken from B and A respectively. मतलब A के ओपनिंग स्टॉक में B का गुड्स है और B के ओपनिंग स्टॉक में A का गुड्स है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिया है एट कॉस्ट टू ट्रांसफरर डिपार्टमेंट. जिसने गुड्स दिया है उसके कॉस्ट पर है. सो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर कॉस्ट पर हुआ होगा. हाँ सर. So it means opening stock does not include any stock reserve, hence ignore. लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व होगा तो क्या करेंगे, ऐसा हम नेक्स्ट लेक्चर में सम करेंगे. Okay, tata, bye bye, see you So in the एक बार next. बैलेंस शीट दिखाओ ना. बैलेंस शीट सर. Bye, sir. Okay sir. Bye 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 bye. Bye.